Hello everyone, this is CA Rachna Dubey from APT. So today we are on day number 6 out of the series of 10 videos for Negotiable Instruments Act 1881 made easy. Basically, I have done an effort to bring this intricate topic in a simplified and made easy manner for you so that you don't fear it, you study it well, go to the exams with confidence and score full marks in this portion. So continuing that spirit, in the last lecture हम लोग negotiation तक आ गए थे. We had done up to endorsement and its types, or since you were tired, so I had to give a break, and today I am beginning first with negotiation back. पॉइंट नंबर 10 तक मैं आ चुकी थी बेटे. मेरे नोट्स में सीक्वेंस में पॉइंट्स चल रहे हैं, सो मैं जस्ट एक राउंड अप ले लो. डे 1, 2, 3, 4, 5 तक हम नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट भी पढ़ चुके थे. बस ज़रा सी पूछ बची थी नेगोशिएशन बैक, और एग्ज़ाम का वो बिल्कुल शर्तिया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग से करते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिविजन राइट नाउ. रिवीजन मैं मैराथन क्लास में एक बार और लूँगी, फास्ट राउंड लूँगी एक बार. पूरे 10 वीडियोस को 1 से 1.5 घंटे में सम अप करने की, कि एग्ज़ाम के सेंटर पर मेरे मुंबई के जो बच्चे हैं बहुत सारे, और ऐसी जगहों पर जो लोकल ट्रेन से इतनी दूर ट्रैवल करके एग्ज़ाम में जाते हैं, तो बस अपना म्यूज़िक ऑन किया और पूरा नेगोशिएबल फट 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 रिवाइज हो गया. तो आई एम मेकिंग सच अ पॉडकास्ट और अ वीडियो, सो वो अपन ज़रूर करेंगे. अभी ये दिस इज़ अ डिटेल्ड आराम से सिंक इन करने वाला टॉपिक. ठीक. सो टुडे आई एम बिगनिंग विद नेगोशिएशन बैक, and then I will move on to आज के topics, liability of parties and presentation. So here we go. सबसे पहले ये नेगोशिएशन क्या होता है, ये तुमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, कि जब एक पर्सन दूसरे को कोई भी इंस्ट्रूमेंट देता है उसको ओनर बनाने की मंशा से, राइट. सो अब हम बात कर रहे हैं कि नेगोशिएशन बैक क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है, अगर आपने इसको घोंटा रटा सॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेट्स सी, ये मेरा 10th पॉइंट कंटिन्यूड चल रहा है. सो बेटा, नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या होता है, देखो. लुक ऑन द स्क्रीन. यू कैन सी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दिया. ए वॉज द मेकर ऑफ द चेक. तो पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटे? ए की. राइट और नॉट? इतनी देर से तो मेरे साथ, इतने दिनों से इतना तो समझ ही गए होगे. तो वो चेक बी ने एंडोर्स करके दे दिया सी को. अब सी पेई बन गया. सी ने दे दिया डी को. तो पेमेंट मिलने का हक किसको था? डी को. डी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने बैंक में उसको डाले और पेमेंट रिकवर कर ले, या वो किसी और को एंडोर्स कर दे. तो उसने एंडोर्स करना उचित समझा, और एंडोर्स भी किसको करा? ए को. लो भैया, कर लो बात. कल तक ए पैसे देने वाला था, अब आज उसी के पैसे घूम के उसी के पास आ गए. तो क्या देना और क्या लेना, दोनों कैंसिल. याद रहेगा, जब कोई पार्टी के पैसे, मतलब वो देने वाला था, आज नेगोशिएशन होते 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 वो लेने वाला बन गया. सो क्या देना और क्या लेना, दोनों कैंसिल. तो नेगोशिएशन बैक में एक सर्किटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाता है, और उस सर्किट के कारण देने वाला ही पाने वाला बन जाता है. कहीं ना कहीं तुम्हें याद है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ा करते थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ऑफ आइडेंटिटी. एग्जैक्टली ये वही चीज़ है कि जब कोई क्रेडिटर या डेटर सेकंड शूज में आ जाए, देने वाला ही पाने वाला बन जाए. सो दैट इज नेगोशिएशन बैक. और बताओ इसका असर क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज. जब ए को ही देना था और ए को ही लेना था, तो ए का चेक बाउंस हुआ तो ए शिकायत भी किससे करेगा? क्योंकि उसी को मिलना था और उसी को देना था. तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड.
तो जब भी बच्चे नेगोशिएशन बैक होता है तो ये जो मध्यस्थ पार्टीज हैं दे आर ऑल डिस्चार्ज. ए कैनॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम बी और सी और डी. क्योंकि तुम ये बताओ, जब चेक ए ने डी को दे दिया, 2 मिनट लिए भूल जाओ कि जो ए था वही पैसे देने वाला, 2 मिनट लिए भूल जाओ. तो अब ये सोचो, अगर ए को कहीं से चेक मिला है, वो चेक अगर बाउंस होता है तो ए किसके पास जाता? डी. डी किससे कहता? सी. और सी किससे कहता? बी. और बी फिर किससे कहता? ए. तो फाइनली ए को ही देना था, ए को ही लेना था, इसलिए सब लोग बीच की पार्टीज हो गए डिस्चार्ज. जब भी नेगोशिएशन बैक होता है एक सर्किट सा बन जाता है और बीच में जो मध्यस्थ इंटरमीडियरी पार्टीज हैं दे बिकम डिस्चार्ज. हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी पार्टी हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू पे वही होल्डर बन जाए, तो दैट्स नेगोशिएशन बैक. डायग्राम के बिना लिख के मत आना एग्जाम में. मगर इसमें मैं कहानी में ला रही हूं छोटा सा ट्विस्ट. सैंस रिकॉर्स. मैंने तुमको समझाया था कि सैंस रिकॉर्स शब्द का मतलब होता है मेरे पास पलटकर मत आना. मेरे पास पलटकर मत आना मतलब एक व्यक्ति अपने आप को पीछे कर रहा है या अपने आप को हटा रहा है फ्रॉम द सर्किट, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाया. एग्जाम्पल देखते हैं. ए ने बी को एक चेक दिया, पर ए ने उस पर लिखा सैंस रिकॉर्स. अब ऐसा मान लेते हैं कि ए ने वो मेक नहीं किया था, ए को कहीं से चेक मिला था बेटू, कोई और होगा एक्स, उसने ए को दिया था, तो ए होल्डर था ना, ए का खुद का चेक नहीं था मेरे एग्जाम्पल में. ए ने जब वो बी को दिया तो उसने लिख दिया सैंस रिकॉर्ड्स. तो ए क्या कह रहा है? मेरे पास पलट के मत आना. बी ने वो दे दिया सी को. सी क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है सी. सी ने फिर दे दिया डी को और डी ने वही चेक एंडोर्स कर दिया ए को. तो ए बी सी डी. डी ने फिर से दे दिया ए को. एक बात बताओ, ए ने क्या लिख दिया था? सैंस रिकॉर्ड्स. इसका मतलब सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो ए सर्किट से बाहर हो गया. तो जब सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं और ए के हाथ में जो चेक है कल को वो बाउंस होता है, कैन ही स्यू डी फिर सी फिर बी? यस. लिख के रख लो इस चीज को. सैंस रिकॉर्ड्स होने से एक पार्टी ने अपनी लायबिलिटी वापस ले ली, अपने आप को सर्किट्स के बाहर कर लिया, तो वो पिछली पार्टीज को स्यू कर सकता है. इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. देन बेटा नेक्स्ट एक वर्ड, एक एग्जाम्पल और मैं क्रिएट कर रही हूं, ये एग्जाम के ऊपर बेस्ड है. जरा एक एग्जाम्पल नोट करो, नोट्स में तो है वैसे. ए ने बेटा बी को चेक दिया था, स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें. ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को चेक दिया, सी ने ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, और ई ने वापस तो दिया पर ए को नहीं, बी को. तो सर्किट कहां से कहां तक हुआ? बी सी डी ई. राइट. तो ए तो अभी भी सर्किट के बाहर है ना. तो ऐसी सिचुएशन में बी ई को, डी को और सी को तो स्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी चेक बाउंस होता है आपके पास जहां से आया है वो प्रायर पार्टी कहलाता है. तो बी के लिए प्रायर पार्टी कौन है? ई. तो वो उसको स्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्किट बन गया है. ई डी को नहीं कर पाएगा, डी सी को नहीं कर पाएगा, सी बी को नहीं कर पाएगा क्योंकि बी से ही तो सी को मिला था, तो सी बी को ही कैसे स्यू करेगा. बट क्या ए सर्किट में है? तो बी अभी भी एक आदमी को स्यू कर सकता है, और वो आदमी कौन है? ए. इस एग्जाम्पल को भी आप याद रख लीजिएगा. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस. तो ये हो गया नेगोशिएशन बैक. जितने मैंने एग्जाम्पल्स कराए इसके बाहर बेटू 20 साल में पेपर में नहीं आया, तो अब क्या आएगा? आप उसको ही कंसंट्रेशन से वीडियो रिवाइंड करके पुनः देख लीजिए. अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन विद मोर एग्जांपल्स.
तो मैं इसको और एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अधूरे में कुछ छोड़ना नहीं है। ऑल राइट मेरे बच्चे, एक छोटी सी टिप मैं तुमको दे दूं। मैंने अक्सर देखा है बच्चों, तुम लोगों की एक आदत कि कोई पॉइंट तुमसे नहीं बनता है तो तुम अपने ब्रेन को ये मैसेज देने लगते हो, यार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता यार, नहीं बनता यार। तो तुम्हारा ब्रेन इंश्योर करता है कि बॉस अब तुमको ना ही बने। गहरी बात बोली है मैंने। कॉस्टिंग का आपने एक टॉपिक उठाया, साहब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठा लिया, नहीं बन रहा एक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बनती यार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं बनती यार। 4 बार ब्रेन को नेगेटिव कह दिया तो 5वीं बार उसको तो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन सुननी है। ले आओ तुम स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम के प्रेशर में, नहीं बनेगा। गलत मैसेजेस देना बंद करो। प्लीज गिव ओनली पॉजिटिव मैसेजेस टू योर ब्रेन। मेरी बैक टू बेसिक्स की एक सीरीज है, तुम जब इस लेवल से बाहर निकल के सीए फाइनल या सीएस प्रोफेशनल में पहुंच भी जाओगे, जिंदगी में भी जाने लगोगे, तो जुड़े रहना, क्योंकि बैक टू बेसिक सीरीज में मैं कुछ इन्हीं बातों की बात करती हूँ। क्योंकि हम अपनी इस भागदौड़ में जो बेसिक चीजें हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई थी उनको भूल ही गए हैं कहीं। तो मैंने अभी नेगोशिएशन वाले पॉइंट पर क्यों ये बोला, क्योंकि जरा नहीं बनेगा ना तो तुम अपने ब्रेन को मैसेज दोगे पूरा नेगोशिएबल बन गया, नेगोशिएशन बैक का पता नहीं। पूरा नेगोशिएशन बन गया, नेगोशिएबल बन गया, नेगोशिएशन बैक का पता नहीं, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो प्लीज डू नॉट गिव एनी नेगेटिव मैसेज टू योर ब्रेन। कभी भी तुम्हें लगे कि मैम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, आसपास की चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, मेरा मन बार बार दुखी हो रहा है और मैं अपने ब्रेन को मैसेज दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो योर ब्रेन बच्चे पकड़ लेता है उन बातों को। वो इंश्योर करता है कि तुमको अब नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगती है ना, वही हो तुम्हारे साथ। मैंने पिछली बार भी कहा था, एक किताब है द सीक्रेट। लिटरली मेरा बहुत मन है तुम एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ, फिर अपन कुछ उसकी भी वेबिनार सीरीज़ रखेंगे। नेट पे तो वैसे उसकी बहुत सारी समरीज तुम्हें मिल जाएंगी, बट एक्चुअली उसने बहुत काम की बात कही है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, आप अपने साथ अच्छा होता हुआ इमेजिन कीजिए, अपने ब्रेन को नेगेटिव मैसेजेस मत दीजिए। मेहनत करते समय दिक्कतें तो आती हैं, मेहनत करते करते जहाँ दिक्कत आए तो ये मत बोलिए मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ नहीं बोलिए। देना है तो पॉजिटिव मैसेज दीजिए, नहीं तो शांत रहिए। बार बार ये कहना मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझे तो याद ही नहीं होता है, मुझे किसी के नाम याद नहीं रहते, मुझे सेक्शन याद नहीं रहते, मुझे ये टॉपिक नहीं बनता, इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे लंबे होते हैं तो याद नहीं रहते। कितने तुम लोग बदमाश हो यार, जरा ब्रेन पे रहम तो खाओ। मैसेज ही दिए जा रहे हो, तुमको ये नहीं बनता, तुमको वो नहीं बनता, तुमको वो नहीं बनता। भाई साहब जितना बनता है उतना एग्जाम पास करने के लिए इनफ है। सो प्लीज डोंट गिव नेगेटिव मैसेजेस टू योर ब्रेन। प्लीज गिव ओनली 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 पॉजिटिव मैसेज। मुझको बनता है, नेगोशिएबल बनता है, रचना मैम का स्टूडेंट हूँ, कैसे नहीं बनेगा, नेगोशिएबल बनता है। किसी भी चीज में आपको जहां दिक्कत है, आप 2 मिनट लिए शांत होकर उस काम को कीजिए। नहीं बने कोई बात नहीं, आप कोई भगवान नहीं है कि आपको एक एक चीज बने, बट आप दिमाग को ये मत सुनाइए कि आपको नहीं बन रहा है। आप ब्लैंक हो जाइए उस टाइम पे, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद जब कंसंट्रेशन होगा तब पढ़ लीजिएगा। बट मेरी बात मानना मेरे प्यारे बच्चों, डोंट गिव नेगेटिव मैसेज टू योर ब्रेन, जस्ट गिव पॉजिटिव मैसेज, ओनली पॉजिटिव मैसेज। वो हो पाए नहीं हो पाए, बिलीव कि सब अच्छा होगा, बनेगा। बिलीव इट दिल से, तहे दिल से बिलीव इट कि अच्छा होगा, एंड गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू योर ब्रेन। बस मुझे ये बात कहनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, पॉइंट नंबर 11। चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, तुम लोगों को ऑलरेडी आता है, क्योंकि अपने को पूरा निपटाना है इसलिए बता रही हूं। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज में सबसे पहले माइनर। नाउ माइनर, तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है सेक्शन नंबर 11 की माइनर किसी भी चीज के लिए उसका दायित्व नहीं होता। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। जमानों की बातें तुमने बहुत सारी पढ़ी हैं। तो माइनर जो है, कैसे उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है कि 18 वर्ष के नीचे का हर व्यक्ति माइनर है, उसको समझ ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्या साइन कर रहा है, क्या वो पेमेंट कर पाएगा, तो इसलिए माइनर के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो दूसरे पार्टीज को जरूर बाउंड कर सकता है, वो अपने आप को बाइंड नहीं कर पाता। जरा स्क्रीन पे देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कोई मिस्टर ए है,
उन्होंने मिस्टर एम को एक चेक दिया। यहाँ पर बताओ ड्यूटी टू पे किसकी है? ए की। ही इज द मेकर ऑफ द चेक, तो ड्यूटी टू पे उसकी है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाए भाई। माइनर यहाँ पर क्या है? पेई। तो लक्ष्मी जी आती हुई दिख रही हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो माइनर पेई बन सकता है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे चेक हो। आने में क्या है लक्ष्मी जी, आने दो। अब क्या हुआ, ए ने एम को चेक दिया। तुम्हें मालूम है कि कोई भी व्यक्ति खुद भी पेमेंट ले सकता है, आगे एंडोर्स भी कर सकता है। तो उसने एम ने लिखा एंड पीछे बैक ऑफ द प्रॉमिसरी नोट पे, ये प्रॉमिसरी नोट का फ्रंट था, उसी प्रॉमिसरी नोट का ये बैक साइड है, उसने लिखा एंडोर्स टू एक्स और अपना साइन कर दिया। ये माइनर है जिसने साइन किया है। क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ बेटा कर सकता है। उसकी एक्टिविटी पे रोक नहीं है लॉ के द्वारा, उसकी लायबिलिटी पे प्रश्न है। तो अब माइनर ने एक्स को दे दिया। बताओ अब होल्डर कौन बन गया ऐसा करने के बाद? एक्स। एक्स जाके पेमेंट मांगता है, सपोजिंग ड्यू डेट पर ए का चेक है, तो ड्यू डेट के ए के अकाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर जो चेक बाउंस हो गया तो एक्स के एंगल से प्रायर पार्टी कौन है? उसको किसने दिया था? माइनर ने। क्या वो माइनर से कुछ कह पाएगा? नहीं। तो माइनर मेकर बनाना चाहो तो बना लो, ड्रॉई बनाना चाहो तो बना लो, एंडोर्स जो बनाना चाहे बना लो माइनर को, पर इतना समझ लो ना प्राइमरी ना सेकेंडरी उसके ऊपर लायबिलिटी कभी नहीं आएगी। तो खुद ही अकल लगा के उसको ऐसी पार्टी मत बनाओ जिससे कुछ रिकवर करना हो। इतनी सी मूल मंत्र है कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होता है और बड़े होने के बाद भी वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता है। तो मैं याद है अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, रेटिफिकेशन इज पॉसिबल नॉट फॉर अ वॉइड अप, इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर के साथ ये जो एग्रीमेंट था ये वॉइड एब इनिशियो था। तो वॉइड एब इनिशियो चीज बड़े होने के बाद मरा हुआ आदमी जिंदा थोड़ी हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होता है, वो रेटिफाई भी नहीं होता है बड़े होने के बाद। इसलिए माइनर ने अगर एंडोर्स किया है वो कर सकता है, परंतु अगर प्राइमरी पार्टी पेमेंट नहीं देगी तो माइनर के ऊपर कोई जवाबदार नहीं आएगी। आप 2 मिनट लिए माइनर को हटा के बाकी सबको जवाबदार कर दो, ठीक है बेटू? तो माइनर का रूल याद रखना, इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आते हैं अपन एजेंट की लायबिलिटी। एजेंट कौन होता है भाई? भाई लॉ में पूरा एजेंसी पढ़ के आए हो। एजेंट इज अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डू एनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, राइट? सारे काम एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, लॉसेस प्रिंसिपल के, बेनिफिट प्रिंसिपल के, बट उसको क्रियान्वित कौन करता है? एजेंट। तो अगर कोई प्रिंसिपल का चेक बाउंस होता है तो सीधी सीधी बात है कि जवाबदारी एजेंट की होगी कि प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल की। ये तो जगत विख्यात बात है। परंतु कभी कभी एजेंट की भी पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है, हालांकि ये हम एजेंसी में भी पढ़ चुके हैं। आई एम रिपीटिंग इट हियर अगेन। तो एक बात ध्यान से सुनो कि कब एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है। सपोजिंग स्क्रीन पे तुम देख सकते हो एक प्रॉमिसरी नोट भाई साहब एजेंट ने बनाया, उस पे उन्होंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹10 लाख आफ्टर 1 मंथ और अपना साइन कर दिया। अब ये दे दिया उन्होंने सी को। अब मिस्टर सी को पता ही नहीं है कि ये किसी के एजेंट हैं, तो वो तो यही समझेंगे ना कि बी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसा कह रहा है। तो यदि एजेंट स्पेसिफिकली ब्रैकेट में नहीं लिखता साइंड ऑन बिहाफ ऑफ ए कॉमा प्रिंसिपल, तो फिर वो स्वयं बी जो एजेंट है पर्सनली जवाबदार हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी साइन करता है, एजेंट नीचे लिखता नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, पर जिसको वो चेक दे रहा है वो व्यक्ति उनसे बरसों से डील कर रहा है और उसको पता है कि ये एजेंट है, तब फिर एजेंट पर्सनली जवाबदार नहीं होगा। तुमको पता है आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा इंटेंशन पे बेस्ड है। तो अगर जिस पार्टी के पास चेक आ रहा है उसको पता है मुझे देने वाला एजेंट है और वो किसी के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो प्रिंसिपल है उसी को वो जवाबदार ठहराएगा ना, सीधी बात है। ये ध्यान रखना। तो एजेंट। और अच्छा, कई बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं
कि मैम एजेंट को इतनी सारी अथॉरिटी होती है, तो क्या प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी साइन करने की अथॉरिटी होती है? प्लीज पे अटेंशन टू माई इंपॉर्टेंट लाइन। प्रिंसिपल को जेनरली बाध्य तो किया जा सकता है बाय एजेंट, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको प्रिंसिपल को बाध्य करवाने के लिए स्पेसिफिक अथॉरिटी चाहिए। जब प्रिंसिपल स्पेसिफिक अथॉरिटी देता है अपने एजेंट को कि भाई तू मेरे बिहाफ पे साइन कर लियो, मैं रहूंगा जवाबदार, तब ही ये अलाउड है। तो प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। एजेंट कैन मेक प्रिंसिपल लायबल in general for general acts by acting in his name, but he in negotiable instrument he can do only if he is specifically authorized. Specific दोनों के बीच में इस बात पर अग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ तुम मेरे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर सकते हो, तभी वो बाध्य होगा। ऐसे ही बैठे बैठे साइन कर रहा है वो, तो वो पर्सनली लायबल होगा, इसका ध्यान रखना। अब आते हैं एक लास्ट छोटा सा पॉइंट इससे रिलेटेड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या जवाबदारी होती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब तुम समझते हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका वारिस जो बचता है, दैट्स कॉल्ड अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ ऑफ सक्सेशन का रेफरेंस लेते हुए ये बात पढ़ी थी कि लीगल एयर सिर्फ वहीं तक जवाबदार होता है जितने उसको एसेट्स मिलते हैं। याद है कि भूल गए? क्योंकि जिसने चेक बनाया वो व्यक्ति अलग था, जो उसका लीगल एयर है वो व्यक्ति अलग है, उसने कभी लोन लिया नहीं, तो वो क्यों जवाबदार होना चाहिए? इसलिए हम स्पेसिफिकली पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ सक्सेशन कहता है लीगल एयर जवाबदार तो है, पर जितने एसेट मिले हैं वहां तक। इस बात को दिमाग में रखते हुए इस पॉइंट को सुनना। स्क्रीन पर मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल के लिए रखे हैं इस देश के सबसे फेमस धीरूभाई अंबानी और उनके प्रतिष्ठित बेटे मुकेश अंबानी, उनके लीगल एयर थे वो। तो लीगल एयर को नंबर 1 तो किसी ने भी धीरूभाई अंबानी को प्रोमिस किए थे कि हम आपको ये प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं, तो वो सब लीगल एयर को मिल जाता है। आने दो, लक्ष्मी जी को आने से किसी ने नहीं रोका है। तो ही इज एंटाइटल्ड टू और इनफैक्ट वो स्यू भी कर सकता है। जो उसके फादर के साथ लोगों की डीलिंग हुई थी, धीरू भाई को लेने थे लोगों से पैसे, वो नहीं दे रहे हैं, तो मुकेश अंबानी उन पे स्यू कर सकते हैं फॉर रिकवरी। ये तो पैसे आने की बात हो गई। अब हो सकता है धीरू भाई अंबानी ने कहीं जगह लिखा हो मैं आपको पेमेंट दूंगा, उसका क्या होगा? तो भाई मुकेश अंबानी को क्या करना चाहिए? अगर मुकेश अंबानी एक न्यू प्रॉमिसरी नोट साइन कर दें अपने नाम पर, भाई साहब पर्सनली जवाबदार हो जाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए फिर? उनको लिखना चाहिए ओनली अप टू एसेट्स। अगर वो ऐसा नहीं लिखेंगे तो, और उन्होंने पर्सनल नाम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया, तो वो पूरे अमाउंट के लिए जवाबदार हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना। तुम कहोगे मैम हजम नहीं हो रही बात। हाँ, एक्चुअली हजम होने वाली बात नहीं है, पर हजम कर लो, हाजमोला खा लो। ये कह रहा है कि आपने अगर पर्सनल नाम पे लिख दिया तो आप सामने वाले को बताओगे नहीं कि मैं तो लीगल एयर हूं, बतौर लीगल एयर मैं एसेट मिलेंगे वहां तक प्रॉमिस करता हूं, तो इट्स ओके। अदरवाइज तो आप पर्सनली पूरे के लिए लायबल हो जाओगे। तो ये लाइन मैंने नोट्स में भी लिख दी है, ही बिकम्स पर्सनली लायबल इफ ही साइंस विदाउट लिमिटिंग हिज लायबिलिटी। ओके, ही शुड एक्सप्रेसली लिमिट हिज लायबिलिटी टू द एसेट। क्योंकि बेटा लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं होता। एक लाइन और ध्यान से सुनो, मैंने थोड़ी देर पहले एक वो बताया था एग्जाम्पल, जिसमें एक पर्सन की डेथ हो गई और उसके वारिस वो चेक हैंडओवर नहीं कर पाया था। नेगोशिएशन और डिलीवरी साथ में होती है ना, तो क्या लीगल एयर उसके बेटा डिलीवरी देके उसको कंप्लीट कर सकता है? नो, बिकॉज ही इज नॉट एजेंट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं है भाई साहब, इसलिए वो नेगोशिएबल एंडोर्समेंट कर दिया था, ड्रॉर में रख दिया था, डिलीवरी बाकी है, तो बेटा डिलीवरी देके पूरा नहीं कर सकता है, उसको नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा अगर इतना ईमानदार है कि वो पेमेंट देना चाहता है। ठीक, तो मैंने ये बातें उसमें लिख दी हैं। जरा भी आपको लग रहा है आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत हो तो आप पॉइंट वाइज डाउट अपना कमेंट्स में लिखिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि यदि ये लेक्चर तुम्हारे दिल दिमाग के जो लेयर्स हैं
उनको खोल रहा है और मेरी दिल की आवाज़ तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, तो मुझे कमेंट्स में एक थैंक यू तो बनता है, so that I know कि this effort helped you and I am encouraged to give all the other chapters also in such a detailed pattern. For that I need motivation from you. मेरा और कोई मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारी रैंक, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे अपने हैं, मेरा सेटिस्फैक्शन तो सिर्फ तुम्हारी वो समझ है. सो आई वॉन्ट इंडिकेशन ऑफ दैट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लाइक, कमेंट एंड शेयर. ऑल राइट, तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 12, प्रेजेंटमेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नाउ तुम सोचोगे कि प्रेजेंटमेंट की क्या बात है, अगर मैंने आपको चेक दिया है तो बस इसी को प्रेजेंट हो तो गया. नहीं, प्रेजेंटमेंट वर्ड का मतलब है जो बिल है वो सारी पार्टीज की नॉलेज में आना. एक सिचुएशन इमेजिन करो, मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना, राइट. मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने थे, 1 लाख रुपए. तुम मेरे ऑफिस आए, मुझे तुम्हें उस वक्त किसी तरह टालना था. मुझे लगा तुम अभी तो जाओ, फिर देखा जाएगा जो होगा. ऐसी होती है बिजनेस में सिचुएशन, भाई क्या बताएं. तो तुमने मुझसे बोला, मतलब मैंने तुमसे बोला, मैं एक आपके लिए बिल ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं लिखा आई ऑर्डर सी. अब वो सी कौन है पता नहीं. आई ऑर्डर सी टू पे टू, तुम बी बन जाओ, टू पे टू बी ₹1,00,000. मैंने ये आप 1 महीने बाद जाके सी से पैसे ले लीजिएगा. अब पता चला सी कौन है, भूतिया आदमी कोई है भी या नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में जब तक तुम उसके पास एक्सेप्टेंस के लिए बिल को प्रस्तुत नहीं करोगे, प्रेजेंट नहीं कहोगे, तो गुत्ती खुलेगी कैसे. दैट्स वाई पार्टीज की नॉलेज में बिल को लाना इज प्रेजेंटमेंट. तो जाहिर बात है कि प्रेजेंटमेंट कितने टाइम पे होता होगा, गैस करो. एक बार एक्सेप्टेंस के लिए, राइट, एक बार पेमेंट के लिए, और एक बार और जब हमने पढ़ा था एक तरह के बिल होते हैं, बिल पेएबल 30 डेज आफ्टर साइट. तो उसकी मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए भी आपको बिल प्रेजेंट करना पड़ सकता है. सो एग्जाम में ये अराउंड 4 to 5 मार्क की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है. तुम इसको कैसे अप्रोच करोगे अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंटमेंट एंड व्हाट आर द ओकेजन्स ऑफ प्रेजेंटमेंट. सो प्रेजेंटमेंट मीन्स ब्रिंगिंग द बिल इन द नॉलेज ऑफ पार्टीज. देयर कैन बी 3 ओकेजन्स जब आप प्रेजेंटमेंट करते हो. पहला, एक्सेप्टेंस के लिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, शुरू में जब नया नया बिल बना है तो पार्टीज को पता तो चले. तो फॉर एक्सेप्टेंस, देन फॉर साइट में यू नीड टू फिक्स द डेट, एंड फॉर पेमेंट. तो मैं सबसे पहले डील कर रही हूँ ब्रिंगिंग द बिल इन द नॉलेज ऑफ पार्टीज फॉर एक्सेप्टेंस. अब देखो, अपने सारे एग्जाम्पल्स में अपन लिखते हुए चले आए हैं. ए ने बी को कहा, ए लिख रहा है आई ऑर्डर बी टू पे टू सी. तो यहाँ पे हु इज द ड्रॉई, बी. हु इज द पेई और द होल्डर, सी. तो भाई अब सी बी के पास जाके बोलेगा कि सर आपके नाम पे ये बिल है, आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए, एक्सेप्टेंस दे दीजिए. सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस. नाउ जब कई बार ऐसा होता है पार्टी एक्सेप्ट करवाने के लिए जाती है, तो जिसको एक्सेप्ट करना होता है वो हाथ खड़े कर देती है, जगह पे से गायब हो जाती है, जानबूझ के बात को अवॉइड करती है. तो जब आप एक्सेप्टेंस करा ही नहीं पाओगे तो बिल तो तब तक वैलिड ही नहीं हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर व्यक्ति एक्सेप्टेंस प्रेजेंटमेंट के लिए एक्सेप्टेंस करने का मौका ही ना लाए, तो आप मान लो ये बिल्कुल क्लोज टू डिसऑनर हो गया. तो ध्यान से सुनो मेरा क्या कहना है कि प्रेजेंटमेंट के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. पहली बात, प्रेजेंटमेंट करता कौन है. एक तो जो होल्डर है. होल्डर कौन होता है बच्चे, जिसको पेमेंट लेने का हक हो. तो या तो होल्डर खुद पहुंच जाए या अपने एजेंट को भेज दे, बात एक ही है. सेकंड, किसके पास जाना है, जो ड्रॉई है, जिसको पेमेंट फाइनली करना है, उसके पास जाके ही तो कहोगे कि मैं आपके पास ये बताने आया हूँ कि ये बिल आप पे है, आप देख लीजिए और हाँ कह दीजिए, ड्यू डेट पे पेमेंट लेने आऊँगा. तीसरा, कहाँ जाना है. कभी कभी तो बच्चे बिल डिसाइडेड, डेट प्लेस डिसाइडेड होती है, मगर बाय चांस कोई जगह तय नहीं हुई कि कहाँ जाके आपको एक्सेप्टेंस लेना है. नॉर्मली प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्लेस ऑफ ऑफिस,
यही दो आपके पास ऑप्शंस हैं। तीसरा, कितने दिन में जाना है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके ऊपर चुप है, बट जाहिर सी बात है रीजनेबल टाइम के अंदर और ड्यू डेट के पहले एक्सेप्टेंस तो करानी होगी, नहीं तो पेमेंट की डेट आ गई तो फिर तो अपन प्रेजेंटमेंट करेंगे फॉर पेमेंट, राइट? तो इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र कराना चाहिए। रीजनेबल टाइम एक बेहतर उत्तर है। सो रीजनेबल टाइम के अंदर करवा लो। अच्छा, ऐसा है कि भाई हर व्यक्ति को अपने पब्लिक हॉलीडे के दिन अपने हिसाब से दिन घर में दिन जीने का हक है, राइट? तुम्हें भी सोने का मन करता है, तो बिजनेस डे में और बिजनेस आवर्स पर ही प्रेजेंटमेंट को वैलिड माना गया है। रात के 12 बजे आप पहुंच रहे हैं कि ये लो बिल ले आया, तुमने तो बेल ही नहीं बजाई, मैंने बेल बजाई, तुमने गेट ही नहीं खोला, ऐसा कोई थोड़ी होगा बच्चे। तो रीजनेबल टाइम के अंदर ऑन अ बिजनेस डे एंड इन बिजनेस आवर्स लॉजिकली आपको जाना चाहिए। ऑल्सो ये इतना ज़रूरी है कि अगर आपने प्रेजेंटमेंट नहीं किया तो सामने वाला एक्सेप्ट कैसे करेगा? और अगर सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो ड्यू डेट पे हाथ खड़े कर देगा। तो प्रेजेंटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ना करने से बेटा वो जो मध्य में बीच में पार्टीज होती है ना, सब बरी हो जाती हैं। जो होल्डर है, जिसको पेमेंट मिलना था, वो भी तो थोड़ी फिक्र करके जाके एक्सेप्टेंस कराए, उसी को फिक्र नहीं है। तो जो मध्य की पार्टीज हैं वो बरी, ओरिजिनल पार्टी बरी नहीं होती, जो मिडिल बीच में एंडोर्स करने वाली पार्टीज है ना, वो बरी हो जाती हैं। ऑल्सो बच्चे एक और याद रखो बात कि आपको 48 आवर्स सामने वाले को देना चाहिए हाँ बोलने के लिए, ठीक है? पब्लिक हॉलीडे को हटाकर, जैसे आपने सैटरडे को दिया तो संडे आ गया बीच में, उसको हटाओ, तो सैटरडे और मंडे 48 आवर्स इन 24 मिला के हुए, तो इतने टाइम के अंदर आपको मिल जाना चाहिए एक्सेप्टेंस। अब आपको यदि व्यक्ति के घर पर्सनली जाना पड़े और वो बहुत दूर है, आप पोस्ट से भेज दो। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी भी बिल्कुल उचित है प्रेजेंटमेंट के लिए। और एक बात और सुन लो, अगर वहां आदमी नहीं मिला पते पर तो समझ लो आप इसको डिसऑनर जैसा मान सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फर्जीवाड़ा है। ड्रॉई दिख ही नहीं रहा है, तो अगर रीजनेबल सर्च पर वो आपको मिले ही ना और आप अभी तक तो उसके पास पूछने ही नहीं जा पा रहे हो भाई पेमेंट दोगे, तो मान लो इट इज डिसऑनर्ड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब नेक्स्ट बात आती है कि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट क्या होता है। सुनो ना, ड्यू डेट पर पैसे मांगने होल्डर को जाना पड़ता है। देखो, चेक तो हमेशा ही प्रेजेंटमेंट दिस पेएबल ऑन डिमांड होता है, तो ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में ड्यू डेट पर पैसे मांगने तो जाना पड़ेगा ना। भैया पैसे मांगने नहीं गए तो जो मध्यस्थ पार्टीज हैं वो बरी हो जाती हैं, ठीक? सो प्रेजेंटमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको पार्टीज को लायबल करना है तो। नाउ बेटा अदर एसेंशियल्स लिखवा दूं मैं तुम्हें, ये तुम ज़रा सा रजिस्टर उस पर अपने नोट्स में ही मार्क कर लो क्या क्या और बेसिक बातें हैं। टाइम, अभी मैंने तुम्हें जनरल बातें बता दी, अब मैं तुमको बात बता रही हूँ पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट की। पहले मैंने बताया था प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, अब मैं तुमको बता रही हूँ जब ड्यू डेट आए तब क्या क्या बातों का ध्यान रख के आपको प्रेजेंटमेंट करना है। पहले तो टाइम, अगर ड्रॉई आपका बैंकर है तो जाहिर सी बात है कि बैंक के तो आवर्स बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो बैंकिंग आवर्स में ही आपने जाना है। और अदरवाइज कोई पार्टी है, प्राइवेट व्यक्ति है, तो बिजनेस आवर्स में जाना है। नाउ अगर आपकी ड्यू डेट है से 15 जनवरी और आप 13 जनवरी को पहुंच गए, कोई काम की नहीं है, तो ड्यू डेट के पहले जाना किसी काम का नहीं है। इट इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटमेंट। सो बिफोर मेच्योरिटी प्रेजेंटमेंट इज इनवैलिड। अच्छा, एक बात सुनो, कभी कभी जो बिल होता है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल होता है, तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए क्या 3 days ऑफ ग्रेस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। तो सुनो, बिल इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, तो 3 days ग्रेस विद एवरी इंस्टॉलमेंट। और पता है, अगर एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है या डिसऑनर होती है तो पूरे ही बिल को डिसऑनर्ड माना जा सकता है। ये बात तुम खास तौर पे नोट करो।
नोट्स में सब कुछ है, मैंने ब्रीफ में इसलिए बता दिया कि ये तुम्हारे दिमाग में रहे कि प्रेजेंटमेंट इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जब पेमेंट मांगने अगले से जाते हैं तो हमें इतने कायदे का ध्यान रखना है। क्या क्या बोला मैंने? बैंकर है तो बैंकिंग आवर्स में जाना पड़ेगा, प्राइवेट पार्टी है तो वर्किंग बिजनेस आवर्स में जाना पड़ेगा, ड्यू डेट के पहले जाने का कोई मतलब नहीं है, और अगर काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट हैं सब में 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप पहुंचो। मेच्योरिटी डेट में मालूम है ना तुम्हें, ड्यू में 3 दिन जुड़ते हैं, तो पहले पहुंच के क्या करोगे, और एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई तो माना जाएगा कि पूरा का पूरा ही बिल डिसऑनर हो गया। अच्छा, अब तुम पूछोगे मैम पैसे लेने जाना कहाँ है, प्लेस। पहली बात तो बच्चे लोग जनरली एड्रेस लिखते हैं, तो अगर स्पष्ट एड्रेस लिखा हो कि यहाँ पेएबल है तो वहाँ जाके देना मांगना है पैसे। सेकंड बात बेटा, अगर जगह नहीं लिखी हो तो हमारे पास यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस या यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंसी ऑप्शन बनता है। तुम कहोगे मैम यूजुअल का क्या मतलब, एक शहर में एक आदमी के 2 घर हो ही सकते हैं, बट जहाँ वो यूजुअली पाया जाता है वहाँ पर आपको जाना है उससे पेमेंट मांगने। आपको एक आध बार कहीं दिख गया और वहाँ आप जाके बोल रहे हो जगह तो ताला लगा है तो आप तो हो ही नहीं, है तो डिसऑनर हो गया, ऐसा नहीं करना है। मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म करना चाहिए बेटू। अब मैं आ रही हूँ सेक्शन 75A पर कि कब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट्स कराऊंगी, प्लीज राइट डाउन 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 ऐसे ओकेजन मैं तुम्हें मार्क करवा रही हूँ जब प्रेजेंट करना नेसेसरी नहीं है। और ऐसी क्या बात है कि प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं तो फिर पेमेंट कैसे मिलेगा, यही तो बता रही हूँ। वो डिसऑनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एकिन टू, इक्वल टू डिसऑनर। ठीक, तो पहला है, अगर मेकर या ड्रॉई जानबूझ के रोकता है कि आप किसी तरह वहां पहुंचो नहीं। पहला क्या बोला मैंने, मेकर या ड्रॉई चाह रहा है कि आप सामने ही मत आओ ताकि मना करना ही ना पड़े। सेकंड, उसने जो आपको जगह दी है, जब आप वहां पहुंचे तो वहां इतना बड़ा ताला लगा है साहब, तो मतलब तो इसका यही है। तीसरा, आप वहां पहुंचे, ताला भले ही नहीं लगा है बट वो व्यक्ति वहां आया ही नहीं, आप इंतजार करने बैठे। चौथा, किसी वजह से आपको उसके रेसिडेंस पे भी वो नहीं मिल रहा, आपने कहा चलो ऑफिस जाके देखते हैं, तो ना ऑफिस मिल रहा है ना घर मिल रहा है। आपने रीजनेबली सबसे पता करने की कोशिश की ये व्यक्ति कहीं शिफ्ट हो गया है क्या नहीं, और वो कहीं नहीं मिल रहा है, तो भैया नमस्कार, आप भी बरी। आपको प्रेजेंटमेंट करने की फिर कोई जरूरत नहीं है, हम मान लेंगे कि ये एक तरह का डिसऑनर है और कोर्ट ये नहीं कह पाएगा कि आप क्यों पैसे मांगने नहीं गए थे, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। तो ये मैंने पहला पॉइंट तुम्हें बताया कि मेकर या ड्रॉई इंटेंशनली प्रिवेंट करे प्रेजेंटेशन। जो जगह दी हो वहां ताला लगा हो, जगह खुली हो तो आदमी नहीं मिले, रीजनेबल सर्च के बाद भी नहीं मिले, तो भैया मत करो प्रेजेंटमेंट। बी, देखो बेटा, मैंने तुम्हें एक बहुत काम की बात कही है कि अगर प्रेजेंटमेंट नहीं करोगे तो पार्टी जो है ना वो पेमेंट के लिए फिर बाध्य ही नहीं है। तो प्रेजेंटमेंट तो इतना जरूरी है, बट कुछ लोग शरीफ होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम किसी वजह से बिजी थे या तुम्हें नहीं आना हो पाया, मैं फिर भी पेमेंट दूंगा। तो वहां भी पेमेंट प्रेजेंटमेंट की जरूरत अब नहीं बची। हमको ये अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है बच्चे, क्योंकि अगर प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ है तो आप फिर चेक क्लेम ही नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा। देन द थर्ड वन, आफ्टर मेच्योरिटी। हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रेजेंटमेंट नहीं करते हो तो व्यक्ति बाध्य नहीं रहता है, बट उसके बावजूद कुछ होते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र इंडियंस, सही बिल्कुल सीधी राह पे हमको चलना है, जरूरी नहीं है कि किसी को पता चले या ना पता चले, ऊपर वाले को पता चल रहा है इसलिए हमको तो सीधी राह पे चलना है। तो उसको मालूम है आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया, उसको मालूम है कि अब वो बच के निकल सकता है, बट वो इजी एस्केप नहीं ढूंढ रहा है और फिर भी बोलता है चलिए मैं फिर भी पेमेंट करूंगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति अपना खुद का एक जो राइट है, खुद का जो एक एडवांटेज है, उसको छोड़ देता है कि चलो ठीक है यार, माफ किया, तुम नहीं भी आए तो भी मुझे तो पेमेंट देना है, मैं ऊपर वाले के लिए तो जवाबदार हूं, आई विल बी गिविंग द पेमेंट। एंड लास्ट पॉइंट, जो ड्रॉअर है उसका कोई खास नुकसान नहीं हो पा रहा है नॉन प्रेजेंटमेंट के कारण, ही डज नॉट सफर एनी एक्चुअल डैमेज। तो सेक्शन 75A मेरे कहने से आप सेक्शन समेत याद कर ले। सेक्शन 75A इस बात पे डील करता है कि कब पेमेंट अननेसेसरी है, प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है। क्या कहा मैंने, पहला,
आदमी नहीं मिल रहा, उसके सारे मैंने ऑप्शंस बताए। सेकंड, आदमी इतना ईमानदार है कि कह रहा है तुम नहीं आए कोई बात नहीं, मैं फिर भी राजी हूँ पेमेंट करने को। तीसरा, व्यक्ति बोल तो कुछ नहीं रहा है, उसको मालूम है आपने प्रेजेंटमेंट नहीं किया है, बट अभी उसने आपको पार्ट पेमेंट दे दिया है या अपना अधिकार त्याग दिया है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और लास्ट की ड्रॉर का ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दैट्स वाई प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी इन दीज केसेस। ओके बेटा, अब एक छोटी सी बात और सुन लो, थक तो तुम रहे होगे, छोटी सी बात और सुन लो। माना कि डेट का बहुत महत्व है, बट कभी अगर हम डेट पर से एक आध महीने लेट हो गए तो क्या होगा, कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट है? हाँ है। जनरली बेटा पार्टीज ऐसा लिख देती हैं कि ये ड्यू डेट है, ये मैच्योरिटी डेट है 3 दिन बाद, इसके डेट के बाद आपने पेमेंट नहीं किया तो हम इतना प्रतिशत ब्याज आपसे लेंगे। डेफिनेटली लॉ हर जगह रीजनेबलनेस देखती है, तो वो जो लिखा हुआ ब्याज है उतना आपको देना पड़ेगा। यदि आपकी मैच्योरिटी डेट 15 अप्रैल थी और आपने 30 अप्रैल को पेमेंट किया तो 15 दिन का आपको ब्याज देना पड़ेगा। रेट पहले से लिखा हुआ है। तो अगर, प्लीज लिसन, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट वेयर द रेट इज एक्सप्रेसली मेड पेएबल, अगर स्पष्ट तरीके से आपने रेट पेएबल लिखा है तो फ्रॉम द ड्यू डेट टू द पेमेंट डेट एज द कोर्ट डायरेक्ट, ड्यू डेट का यहाँ मतलब मैच्योरिटी है इनडायरेक्टली कि उस दिन पेमेंट में कहना था तो उस डेट तक पेमेंट होगा, या एज द कोर्ट डायरेक्ट। कोर्ट के डायरेक्शन की क्यों बेटा बात हो रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे कि अभी कोविड-19 लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में जब एक आदमी दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है तो हो सकता है वो पेमेंट भी ना कर पाए, तो इस सिचुएशन में कोर्ट वो जो पीरियड है वो कम कर सकता है। दैट्स वाई लिखा है एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। नाउ ये तो रेट की बात हुई। सपोजिंग बेटा रेट दोनों पार्टीज ने तय करा ही नहीं है, वेयर नो रेट स्पेसिफाइड, तो फिर नॉर्मली बेटा 18% पर एनम इज द रेट ऑन विच आपको पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा एक और बात ध्यान रखो, चेक में जो मेन पार्टी होती है वो होती है मेकर, उसके ऊपर तो ये सारे रूल्स है कि जिस दिन ड्यू डेट थी वहां से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने लेट किया है। बट बच्चे कभी कभी तुम्हें मालूम है चेक एंडोर्स होते हैं, तो एंडोर्सर कितने दिन के लिए लायबल है, ध्यान से सुनना। मैंने तुमको चेक दिया, तुमको मिलना था, पैसे मिलने थे, तुम पे ही थे, तुमने आगे एंडोर्स कर दिया, मैं हूं ए, तुम हो बी, वो व्यक्ति था सी, मेरा चेक बाउंस होगा तो वो व्यक्ति पहले तो मुझसे आके पेमेंट मांग रहा है, मैं इंसॉल्वेंट हो गई तो तुमसे आके पेमेंट मांगेगा, तो तुमको ब्याज किस दिन से देना है? क्या तुम्हें चेक के बाउंसिंग डेट से देना है? नहीं, जिस दिन तुमको पता चला, जिस दिन तुमको नोटिस मिला वहां से तुम्हें इंटरेस्ट देना है। तुम एंडोर्सर हो, तुम मेकर नहीं हो, ठीक है? तो ये मैंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया है, इसको तुम लोग नोट कर लेना। सो बच्चे आज का ये डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तुम नोटिस कर सकते हो कि इसमें इतनी बारीकी है बेटे, जब तक तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे ना वो तह तक अंदर नहीं घुसेगा। तो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था, टेलिंग यू अगेन, एपीटी की एक ऐप है एपीटी स्टडी, वंडरफुल क्वेश्चंस, मैंने खुद डिजाइन करवाए हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बारीक पॉइंट को पकड़ पकड़ के बहुत सारी रेफरेंस बुक से, मॉड्यूल से, इंस्टीट्यूट से, सीए, सीएस, सीएमए, एवरीवेयर, ताकि तुम्हें ऐसा क्वेश्चंस मिले जिससे तुम्हारा दिमाग झकझोर दे। सो प्लीज डाउनलोड इट इमीडिएटली and without fail do the questions, but yes definitely wait for the topics to be over, ताकि negotiable में ऐसा बहुत होता है कि हो सकता है मैं कोई टॉपिक बाद में पढ़ाने वाली हूँ, राइट? तो पूरे हो जाने दो 10 लेक्चर्स, बट यू डू इट देन। फिर मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट सीरीज का कहा था बच्चे, मॉक टेस्ट सीरीज के बिना पेपर देना पाप है, क्योंकि आप पर मॉक टेस्ट कम से कम 3 नंबर 4 नंबर आपके पढ़ते हैं। लिखना इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ कितना आता है, लिखना जब कुछ नहीं बन रहा है उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है मेरे बॉस। दैट्स वाई मेरे बच्चे, प्लीज रजिस्टर फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज इन द लिंक बिलो। वी नीड प्रॉपर, दो इट इज फ्री, questions you will get free, but if you want your answers to be evaluated, it's a very nominal fees like 20-25 rupees per paper that you need to fill for the paper checker to check your paper so that we can tell you the mistakes. We want the registration so that we know कि तुम्हें कहाँ पेपर भेजना है। ओके बेटा, जब तक हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, what fun?
And definitely, I hope you have registered yourself for the marathon, which I told you I will be taking for the first time in so many years of my teaching. And I think it will be very useful for you. Ready-made capsule revision. It will be great. So, set a goal for yourself. मेरी बैक टू बेसिक सीरीज में आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तुम काफ़ी थके हुए हो. बस बच्चे अपना गोल बनाओ. लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, मेक अ गोल. और अपने गोल को लिखो कि मुझे ये डिग्री इस दिन तक कंप्लीट करनी है. अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट होते जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं व्हाई थिंग्स आर प्रोलॉन्गिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग विद अस. राइट डाउन योर गोल, फ्रीज द टाइम, फ्रीज इट कि मुझे इस टाइम तक साम दाम दंड भेद कैसे भी करना है. एंड यू सी कि तुम्हारा फोकस बदलने लगेगा, टाइम का यूटिलाइजेशन बेहतर होने लगेगा. बहुत कुछ चेंज हो जाता है गोल सेट करने से. सो प्लीज डू दैट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे वी हैव कंप्लीटेड 6 लेक्चर्स ऑफ नेगोशिएबल. थैंक यू. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें. एपीटी एजुकेटिंग इंडिया.